तो यही है, बाकी वन बाय वन, दिस इज नॉट एनी, ये कोई प्लीज लेक्चर सेशन नहीं है, हम इंटरेक्ट करेंगे। अब हम बहुत टॉपिक्स पे इंटरेक्ट कर सकते हैं, राइट। एक तो हम एक्सक्लूसिवली नीट पे नहीं जाएंगे, क्योंकि नीट भी लेंगे बट सिर्फ नीट नहीं, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के लोग हैं। तो नंबर वन, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो हम नीट पे थोड़ा बात कर सकते हैं, प्रिपरेशन पार्ट। नंबर टू, जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है बीइंग अ डॉक्टर, कि हम डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं और इससे हम क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। जैसे कि इसे क्या कहते हैं कि मैं ले लूं 5 मिनट। आभा है मैंने प्रोग्राम एक्सपेक्ट करते हैं कि बेसिकली करियर काउंसलिंग का टाइप कह लो, या आप ये कह लो कि फ्यूचर आप कैसे डिसाइड करोगे कि हमें क्या करना है। और जो पीसीबी के बच्चे हैं ना, यही चलता रहेगा। आई मीन अ प्रोग्राम जूरी, तो यही चलता है कि मतलब पीसीबी के बच्चे आर दे कन्फाइंड टू ओनली नीट, या उसके अलावा भी कुछ है। ठीक है, फिर हाउ टू प्रिपेयर इट, हाउ टू डू टाइम मैनेजमेंट इन एनी एग्जाम, राइट। क्योंकि मेरी फैमिली में मैं सबसे बड़ी हूँ, तो मैंने बहुत सारे इंजीनियर, ये जो हैथिकॉन एग्जाम है ना, ये मेरी एक फ्रेंड की बेटी ने क्लियर किया है, वो लाइफ सेट हो गई उसकी उसके बाद। इट्स अ ब्रिलियंट एग्जाम बट वेरी टफ, यूजुअली IITs वगैरह निकालते हैं। Then in my family, I have so many engineers and doctors. Besides that, I have a lawyer. ये आपका जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ना एक कॉलेज है द्वारका दिल्ली में, वहाँ से मेरी बुआ की बेटी ने कॉर्पोरेट लॉ किया, एंड देन शी वेंट टू UK टू डू दैट कोर्स ऑफ बैरिस्टर। फिर उसका वहाँ भी पेट नहीं भरा, फिर वो चली गई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। वहाँ से उसने, हमारी फैमिली की पहली हार्वर्ड चाइल्ड है वो। ऑक्सफोर्ड के हैं हमारे यहाँ, हार्वर्ड का कोई नहीं था। उसने LLM किया। नाउ शी इज बैक टू UK एंड शी इज डूइंग हर PhD, तो अभी पढ़ी रही है वो। फिर मेरी फैमिली में टीचर्स भी हैं। तो इनफैक्ट मेरे फादर ने, हमारे ज़माने में ना लड़कियां इंजीनियर नहीं बनती थी ज़्यादा, एक्सेप्ट फॉर कंप्यूटर इंजीनियर। वो मेरे जिस ईयर मैंने 12th किया उस ईयर वो आया था जस्ट। तो माय फादर सेड कि, और हमारे ज़माने में PCMB भी लोग ले लेते थे। अभी कोई है या PCMB का? नहीं ना, you are PCMB. So you can imagine how tough it was. So I took PCMB because I always wanted to be an engineer. मेरे फादर इंजीनियर है एंड माय फादर ऑलवेज वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर। तो मैंने PCMB लिया, लास्ट तक लड़ाई चलती रही हमारी। एंट्रेंस भी दिए मैंने, आई गॉट सिलेक्टेड इन इंजीनियरिंग इन पंजाब यूनिवर्सिटी, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे मैकेनिकल मिला। मेरे फादर बोले मैकेनिकल इंजीनियर लड़की हो ही नहीं सकता, या तो डॉक्टर बनो या टीचर बनो, बस 2 ही प्रोफेशन है। मैंने कहा ठीक है, डॉक्टर बन जाऊंगी। फिर आ गई मैं NTPC में इंजीनियरिंग वाली। नाउ माय डॉटर इज एस्पायरिंग टू बी एन इंजीनियर। तो मुझे काफ़ी बच्चों की वजह से आइडिया है। दूसरा, हम बात करेंगे अबाउट, इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन टॉकिंग अबाउट दैट, मेंटल स्ट्रेस विच इज़ अ वेरी बिग ट्रबल। और बिकॉज ऑफ माई कंपनी आई एम अ फैकल्टी इन दैट, मैंने उसमें कुछ चीज़ें कर ली हैं। तो हमारे यहाँ क्या है, एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ के बच्चे हैं, DPS स्कूल है हमारे यहाँ। तो उसमें आई गो टू टेक सेशंस ऑन एम्पैथी, ऑन पेरेंट्स काउंसलिंग, ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो वी कैन टॉक ऑन दैट। और फिर सबसे जो मेरा कोर वो है आईज। आपको आंखों की जितनी बातें करनी है आप मुझसे कर सकते हैं। आई कैन टॉक अबाउट आई स्ट्रेन, डिजिटल आई स्ट्रेन, ड्राई आई, कुछ भी, राइट। सो इसको हम इंटरेक्टिव रखेंगे, 1 by 1 हम क्वेश्चन टेक करेंगे, वी विल टेक अप और ही विल आस्क यू। हम कोई भाषण नहीं देंगे, है ना, और 1 to 1 बात करेंगे। वी कैन ऑल्सो हैव प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फीमेल्स एक्सक्लूसिवली। अगर ऐसा कुछ होगा तो उस समय आई विल रिक्वेस्ट ऑल द मेल्स टू लीव द रूम, राइट। हम फीमेल टू फीमेल भी बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फीमेल रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स होती है, हेल्थ इश्यूज होते हैं, मेंटल इश्यूज होते हैं। तो यू, एनी वन ऑफ यू कैन आस्क। कोई नहीं पूछेगा तो ये पूछेंगे। Hello, ma'am. I want to ask that my screen time is almost 12 to 13 hours. So I want to ask that what should I do for my daily eye care routine? Very nice question. एक तो ये है कि I have shared one very nice PowerPoint presentation on this only with him. तो आप बाद में वो ज़रूर सब लोग को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम उसे इतना फॉर्मल करना नहीं चाह रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूल होता है, और मेरी एक वेबसाइट भी है, मैं इनको दे दूँगी, vartikakushresh.in। तो वेबसाइट पे ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि अभी मैं बताऊंगी, हो सकता है आप भूल भी जाएं, राइट। तो डिजिटल आई स्ट्रेन में सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि कंटिन्यूअस लॉन्ग डिजिटल एक्सपोजर्स आर नॉट गुड।
तो हमें क्या फॉलो करना है, 20-20-20 रूल। कुछ लोगों को पता होगा ये, आप बताइए क्या पता है इसके बारे में। मीन्स 20 मिनट्स हम स्क्रीन में देखते हैं, 20 मिनट्स मतलब सॉरी 20 20 seconds, मिनट हाँ। 20 सेकंड दूर देखना 20 है। फीट पे हाँ। देखेंगे, मतलब शून्य में ताकेंगे। उससे क्या फायदा होगा? वेरी गुड, आपको पता है ये बात। उससे क्या फायदा होगा? इफेक्ट नहीं पड़ता ज्यादा हाँ, हमारी जो आई स्क्रीन का, वो प्रॉब्लम हेल्दी। क्या होती है, जब हम कंटिन्यूअसली एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, या तो ये होता है या वो डेस्कटॉप होता है ना, या टैब होती है। तो कंटिन्यूअस हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जब काम करते हैं ना, तो हमारी जो आईज में मसल्स होती हैं, जैसे हाथ पैर में मसल्स नहीं होती, आईज में भी मसल्स होती हैं। तो वो आप अगर पास देखते हो ना, तो आई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं आपका फोकल पॉइंट, साइंस के बच्चे समझेंगे, फोकल पॉइंट यहाँ पे लाने के लिए। अब आप सोचिए घंटों वो उस कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में है। इट इज समथिंग सिमिलर टू, मैंने ये उठाया, ये कितना आसान है उठाना ना। अब आप बिना सपोर्ट के मुझे कहो कि 8 घंटे क्यों रहो, इट इज समथिंग सिमिलर टू दैट। आपके हाथ का क्या हाल होगा? ठीक है, तो वही है ये। तो इसमें आप हर 20 मिनट पे अगर ब्रेक देंगे तो कुछ कुछ फायदे, एक तो मसल्स को रिलैक्सेशन होगा। फिर जब हम लोग डिजिटल वर्ल्ड को एक्सपोज होते हैं तो अननोइंगली हमारा ब्लिंकिंग रेट कम हो जाता है। अब ये किसी को पता है? बायो के बच्चे बता सकते हैं हम ब्लिंक क्यों करते हैं। बताओ, सोच के बताओ, हम ब्लिंक क्यों करते हैं? आई थिंक ड्राइनेस। हमारे अंदर आंखों में टीयर्स होते हैं, ठीक है। तो हम हर बार ब्लिंक करते हैं तो हमारी आई पे टीयर की लेयर बन जाती है। फिर वो जैसे कोई अब पानी यहाँ बिछा दोगे तो धीरे धीरे वो स्पेसेस उसमें आने लगते हैं ना, तो इसमें भी यही होता है। फिर हम ब्लिंक करते हैं तो टीयर लेयर दोबारा बन जाती है। अगर हम कम ब्लिंक करेंगे तो क्या होगा? ड्राई। तो कंटिन्यूअस डिजिटल स्ट्रेन से आपको ड्राई आई भी बढ़ती है। तो एक तो पानी बहुत पीना है आपको, दूसरी ये है कि जो ये मैडम कह रही थी 20-20-20 रूल, तो इसमें आपका ब्लिंकिंग रेट भी बीच में नॉर्मल हो जाएगा। और देन इसके अलावा आप कॉन्शियसली ब्लिंक करिए। आपको पता होना चाहिए कि नहीं मैं इस पे बैठी हूँ तो मुझे ब्लिंक करना है। यू डू इट कॉन्शियसली, है ना। एक अगर आप कॉन्शियसली नहीं करेंगे तो वो घंटों तक आप ये, और स्पेशली अगर कुछ इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं, कुछ टेक्स्ट देख रहे हैं, कोई सॉल्यूशन देख रहे हैं, है ना, कोई डायग्राम देख रहे हैं, तो आप ब्लिंक ही नहीं करोगे। ठीक है, नंबर 2 दिस। नंबर 3 क्या होता है कि हम जब कंटिन्यूअस डिजिटल चीज़ों को देखते हैं ना, यू विल बी सरप्राइज टू नो इसके एक अर्गोनोमिक एस्पेक्ट भी है। अर्गोनोमिक का मायने कौन बताएगा मुझे? अर्गोनोमिक वर्ड सुना है? अर्गोनोमिक का मायने ये होता है कि हमारा जो शरीर है ना, उसका जो अलाइनमेंट है और हमारा जो पोजीशनिंग है बॉडी की, खड़े हम कैसे होते हैं, बैठते कैसे हैं, नेक कैसे रखते हैं, तो अर्गोनोमिक्स इसको कहते हैं। अगर आपके अर्गोनोमिक्स डिस्टर्ब हुए तो आपको नेक में स्ट्रेन होगा। सुना होगा आपने कि जो बहुत देर तक ऐसे करके मोबाइल पे करते हैं बच्चों की गर्दनों में दर्द होने लगता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, है ना। और हमारे घर में वो बैठा है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट। तो ये कंटिन्यूस यो राइट। अगर हम कंटिन्यूस स्लाउच करते हैं, अब आप अगर कुछ कर रही हैं और आप, कितने लोग बताओ ऐसे बैठ के करते हैं? मुझे यहाँ बड़ी खुशी हो रही है, ज़्यादातर लोगों का पोस्चर बहुत अच्छा है यहाँ, क्योंकि आप लोग टेबल चेयर पे पढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम व्हेन वी आर स्टडिंग ऑन बेड तो क्या होता है? इसीलिए देयर इज नीड फॉर लाइब्रेरी। व्हेन वी आर स्टडिंग ऑन बेड हम क्या करते हैं? हम स्लाउच करते हैं ना। तो व्हेन वी स्लाउच तो क्या होगा? बैक को, स्पाइनल कॉर्ड को क्या होगा? हाँ, अलाइनमेंट ऑफ आवर स्पाइनल कॉर्ड विल बी डिस्टर्ब एंड आवर बैक विल बेंड, आवर नेक विल बेंड, आवर शोल्डर्स विल बेंड। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? पोस्चर डिस्टर्ब होगा, पोस्चर डिस्टर्ब होगा, सर्वाइकल बैक एक होगा, राइट। और उससे एक और चीज़ भी होगी, आपकी पर्सनालिटी बड़ी पुअर हो जाएगी। क्योंकि आप जब नॉर्मली भी इंटरव्यूज वगैरह फेस करेंगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब झुक के चलने लगे और आप कब बैठे हैं तो आप स्लाउच कर गए। तो द वर्ल्ड विल परसीव यू एज अ वेरी पुअर पर्सनैलिटी एंड वेरी मतलब जो इंसान को अपना बॉडी अलाइनमेंट का ध्यान नहीं है। इसके अलावा और क्या होता है? कंटिन्यूस डिजिटल अगर हम एक्सपोज रहेंगे, इट डिस्टर्ब्स आवर स्लीप पैटर्न। हाउ, व्हाई, एनी आइडिया? नहीं, इससे अगर आप कंटिन्यूस मोबाइल या लैपटॉप या टैबलेट पे रहते हैं तो आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। क्यों होती है? इसमें से ना कुछ रेज होती हैं, कुछ, हाँ, वो आपके ब्रेन के न्यूरॉन से इंटरेक्ट करते हैं। आप लोग कभी पढ़िएगा,
मेरी साइट पे भी जाइएगा, वेबसाइट पे, उसमें भी लिखा है कि जब आप सो रहे हैं ना, उसके करीब 1-2 घंटे पहले की, है ना, पढ़ा है ना, Yes. मोबाइल को 2 मीटर दूर रख के आओ, वो इसीलिए बोला जाता है ना। उसके अलावा क्या हो सकता है, आप अगर कंटिन्यूअस, अब ठीक है आपका 6 महीने बाद एग्जाम है, 8 महीने बाद एग्जाम है, एमपीपीएससी है, यूपीएससी है, नीट है, क्लैट है, तो मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि 6 महीने या 8 महीने या 1 साल आपने पूरा दुनिया से रिश्ता तोड़ के इस महीने, लेकिन अगर आपका ये कंटिन्यूअस एडिक्शन हो गया है या ये लाइफस्टाइल हो गया है आपका, इससे सोशल जो आपकी हेल्थ है उस पर भी एक फर्क आता है। बताइए क्या सोशल हेल्थ का मायने, हेल्थ कितने तरह की होती है, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ और भी होती है स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ। तो सारी हेल्थ को लेके जब चलते हैं उसे कहते हैं होलिस्टिक हेल्थ। तो आपका इससे सोशल हेल्थ, बिहेवियरल हेल्थ, ये सब खराब होता है, क्योंकि आपका जो वर्ल्ड है ना वो इतने दायरे में सीमित हो जाता है। तो ये इस पे स्टडीज़ हैं कि बहुत कंटिन्यूस अगर आप डिजिटल चीज़ें लेते हैं तो आपका जो बिहेवियर पैटर्न है, आप इजीली यू बिकम एंग्री, आप बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, एजिटेट हो जाते हैं। आप सोशल हेल्थ क्यों खराब होती है, आपको उसी में प्लेजर मिलता है, आपको ऐसे रूबरू होकर बात करने में प्लेजर नहीं मिलेगा, आपको इसमें प्लेजर मिलेगा। और ह्यूमन नेचर होती है कि जिसमें प्लेजर मिलता है वो अल्टीमेटली वही करता है। It has become so common even with me. You will be surprised to know कि I can talk to a person through WhatsApp for hours together. But if that person asks me कि drop down for a cup of coffee, then I start thinking twice. जाऊं, है ना, मैं क्या बात करूंगी, मतलब that hesitation is there. But I am talking with the same person for hours together on WhatsApp. What is this? This is affecting my social health. राइट। तो दीज आर ऑल द इम्पैक्ट्स। आईज पे लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है कि आपको ड्राई आई हो जाती है, आई स्ट्रेन होता है, चश्मे का नंबर चेंज होने लगता है, सिलेंड्रिकल पावर बढ़ने लगती है, नेगेटिव पावर बढ़ने लगती है, और उसके अलावा आपके अर्गोनॉमिक्स जो मैंने बताया। अवॉइड 20-20-20 रूल, कॉन्शियस ब्लिंकिंग, एंड देन देयर आर सम एक्सरसाइजेज विच आई हैव गिवन टू हिम, बिकॉज वो 6-7 एक्सरसाइज समझाना थोड़ा कठिन है, तो वो आप लेना। देन डाइट एंड न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशन में बताइए आइज के लिए कौन से फूड अच्छे होते हैं? विटामिन सी। हाँ, क्या होता है क्यों अच्छा होता है? एक विटामिन होता है, विटामिन ए होता है। तो कैरेट्स और विटामिन ए किसमें होता है, एनी आइडिया? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो वो खाइए। येलो फ्रूट्स जैसे मैंगो एंड पपाया, और मिल्क एंड जितने मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं, दही, घी, मक्खन, या तो सब पतले दुबले से है ना, पनीर, और नॉनवेज खाते हैं तो फिश। तो ये चीज़ें डाइट में, विटामिन सी इज़ ऑल्सो वेरी गुड, ये चीज़ें अपने डाइट में रखिए। ड्रिंक एडिक्वेट वाटर एंड स्लीप एडिक्वेटली। मैंने MBBS का जब फाइनल एग्ज़ाम दिया था, मुझे याद है इतना ज़्यादा कोर्स था कि मैंने पूरे 5 साल अपने पापा को बड़ी गालियाँ दी, मैंने कहा फंसा दिया उन्होंने मुझे। आई एम नॉट, इवन माई डॉटर इज लाइक दैट। हम लोग, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स था, उसका भी मैथ्स ही है, लेकिन देन हमारे टाइम में क्या होता था, वी यूज्ड टू बी वेरी इमोशनल काइंड ऑफ चिल्ड्रन। मेरे फादर ने मुझे कहा, कभी डांटा नहीं उन्होंने, लेकिन उनकी इच्छा थी करके मैंने उसको पाथ को चूज किया। पूरे 5 साल अपने पापा को गाली दी। MBBS का फाइनल एग्जाम जब दिया, इतना ज़्यादा कोर्स था कि नर्वस ब्रेकडाउन ऑलमोस्ट हो गया था। देन ये नीट के लिए है, तो मेरी एक सीनियर ने मुझे एक राय दी थी कि एक तो डीप ब्रीदिंग करो, जब भी स्ट्रेस होता है ना, तो बॉक्स ब्रीदिंग उसे बोलते हैं। आप सांस अंदर लो, है ना, ये सबके लिए है, जब भी स्ट्रेस हो सांस अंदर लेके, आप बॉक्स इसलिए बोलते हैं, बॉक्स स्क्वायर होता है, सांस अंदर लेके 1 2 3 4, फिर होल्ड 1 2 3 4, रोक लो 1 2 3 4, फिर सांस बाहर 1 2 3 4, फिर होल्ड 1 2 3 4। ये आप करिए, इससे काफ़ी आपकी एंग्जाइटी खत्म हो जाती है। दूसरी चीज़ उन्होंने मुझे कही थी, जो नीट में मुझे लगता है बहुत काम आएगी, इनफैक्ट वो हर एग्जाम में काम आती है, जब आपको ये पता चल जाए ना कोर्स तो पूरा हो नहीं सकता। अब 2 ऑप्शन है, यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग और यू शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग। तो कौन सा बेटर है वो आप देख लीजिए। यू शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग, क्योंकि मल्टीपल चॉइस तो हर एक से आते हैं,
और उसको एक्सेप्ट करके जो इम्पोर्टेंट PYQs में देख लीजिए पैटर्न, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि वो इतने मतलब अल्टीमेट मंत्रा इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, चाहे वो हैती कौन हो, उसके भी प्रीवियस पेपर्स होते होंगे ना, पैटर्न तो होता होगा। तो उससे आपको यू शुड बी इंटेलिजेंट इनफ टू कैच कि क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, वो आप चीज पढ़ के जाइए। अब पता लगा एक चैप्टर है हेरिडिटी, ठीक है, और एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेस है नित्या, पता लगा कि जो हेरिडिटी है वो मैंने इतना डिटेल में पढ़ लिया और उससे हर बार एक ही क्वेश्चन आता है। यार वो कौन सा क्वेश्चन है बता दो इन्हें। ट्रेट वाला, हाँ वो ट्रेट वाला ना, कि वो मेंडल्स लॉ, मोनोहाइब्रिड डाइब्रिड, लेकिन मैंने तो उसमें अपना 50% टाइम दे दिया। मान लो 2 ही चैप्टर है, अब 50% टाइम मैं दूंगी लाइफ प्रोसेस को, जिसमें रेस्पिरेटरी भी है, कार्डियक भी है, डाइजेस्टिव भी है, न्यूरो भी है, एक्सक्रीटरी भी है। तो क्या मैं जस्टिस कर रही हूँ? नहीं कर रही। अच्छा, आजकल के नीट, हमारे टाइम नीट नहीं होता था, आपको कुछ या क्लैट में या किसी भी एग्जाम में आपको ब्रेकअप पता होता है कि किस चैप्टर से का क्या ब्रेकअप है, कि 20% मार्क्स इसके हैं, ऐसा कुछ होता है? हमारे टाइम में होता था। हाँ, तो आप उतनी रेलेवेंस दीजिए, और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उससे आपको पता भी चल जाएगा किस टाइप के आते हैं, तो उस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर जब मैं इंटर्नशिप में आई तो व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग द पेशेंट्स इन रियलिटी, एंड फिर वो पेशेंट्स मेरे सर पे हाथ रखते थे, कहते थे, बड़े मेडिकल कॉलेज में गरीब और बूढ़े बूढ़े मरीज आते हैं। देन आई नेवर रिपेंटेड बीइंग अ डॉक्टर। मैंने कहा अच्छा प्रोफेशन है। फिर मैंने PG किया, फिर अच्छा लगने लगा। अब NTPC में आके मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज यहाँ क्या है, दिस इज वेयर यू नो रियल इंडिया। हम रियल इंडिया देखना है तो ये जगह है। दिल्ली बॉम्बे कितने बड़े शहर हैं, ये एक सही जगह में इंडिया यहाँ बसता है। इसीलिए मैं कभी ऑप्ट नहीं की फॉर ट्रांसफर टू अ बिगर प्लेस, क्योंकि अगर मुझे मरीज देखने हैं, मुझे वॉल्यूम चाहिए, तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि बड़े शहर में जाने से क्या, उनके पास अपोलो है, मेदांता है, वो क्यों आएंगे मेरे पास? और कितने आएंगे, वो तो बढ़ जाएंगे ना सब जगह। यहाँ पे आप जैसे यही कह रहे थे, पूरे इस इलाके में हम 2-3 आई स्पेशलिस्ट हैं। एक डॉक्टर सेठ का बेटा है, एक मैं हूँ, और हाँ राजेश सेठ, और वो मेडिकल कॉलेज में विजय प्रताप सिंह, हिमांशु, ये लोग अभी आए हैं। तो कितने गिनती के डॉक्टर्स हैं, 4-5 डॉक्टर्स हैं। नेहरू में मैडम श्रीदेवी है, तो ऐसे करके KL पांडे भी शायद यहाँ बैठते हैं। हम 4-5 डॉक्टर्स हैं, तो यू विल गेट वॉल्यूम ऑफ पेशेंट्स। तो नीट वालों को तो मेरा यही एडवाइस है, और टीचिंग वालों को, हैथिकॉन और क्लैट को मैं ये एडवाइस नहीं दूंगी, क्योंकि हैथिकॉन क्लैट आर वंडरफुल स्ट्रीम्स, वो बिल्कुल डिफरेंट है, एलिट क्लास जॉब्स हैं वो, ये दोनों जानते हैं ये बात। लेकिन मेडिकल में और टीचिंग में, इफ़ यू रियली विश टू आपको सच में अगर मन है सेवा करने का, और क्विक मनी नहीं मिलेगा इसमें। मनी आपके पास तब आएगा जब आप 40-50 साल के हो जाएंगे। वो पैसा आप हो सकता है एंजॉय ना करें, क्योंकि तब तक इच्छाएं आपकी खत्म हो चुकी होंगी। आपका पैसा आपके बच्चे एंजॉय करेंगे, लेकिन आप सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको। आपको जब कोई आके ये बोलेगा कि आपकी वजह से मेरी हेल्थ ठीक हो गई, या मैडम आपकी वजह से मैं डॉक्टर बन गई, तो अब टीचर्स के तो बच्चे पैर छूते हैं जिंदगी भर। तो और मेडिकल में तो ये है कि बहुत कई बार 80 साल के लोग हमारे पैर छू रहे होते हैं। दिस इज वेरी गुड। और कमिंग टू अदर प्रोफेशंस, हैथिकॉन है, क्लैट है, दिस विल गिव यू क्लास, दिस विल गिव यू क्विक सेटलमेंट, इट विल गिव यू सेटलमेंट इन बिग सिटीज, एंड इट विल गिव यू गुड अमाउंट ऑफ मनी। एंड इफ यू वांट टू गो अब्रॉड, देन तुम मतलब ये कॉर्पोरेट लॉ करोगे कि क्रिमिनल लॉ करोगे, कुछ सोचा है कभी? या सिविल लॉ? कॉर्पोरेट लॉ नहीं करना है, प्रॉपर लॉ करना है, LLB। तो फिर मास्टर्स में डिसाइड करो। गुड। और कोई सवाल? हम डिजिटल आइस ट्रेन से शुरू हुए थे, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। दिख रही है हाँ दिख रही है मैम। जो मेरी मैंने तुम्हें कहीं देखा है क्या? आई डोंट नो। मैं इनसे पूछी कि हु इज दिस गर्ल, मैंने पता नहीं कहाँ देखा है, बड़ी देखी सी शक्ल है। हाँ बताओ, आप दीप किस ईयर में थी आप? 2018। तो डेफिनेटली हम मिले होंगे कहीं, मैं तो स्कूल जाती भी थी। हाँ। 2018 में आपने 12th पास किया है। आपके टाइम वो थी क्या, सौम्या कुलश्रेष्ठ, निखिल कुलश्रेष्ठ, नैनिका कुलश्रेष्ठ,
नहीं मैम, डॉक्टर मुझे खुश याद उसके नहीं है बच्चे। एक्चुअली। किस में थी, पीसीएम में? हाँ पीसीएम में थी। अच्छा, ये जोस मैडम वगैरह थे क्या? और प्रिंसिपल मोहंती सर? समझ गई मैं। वहीं मिले होंगे आप। 100%, मैं वहां जाती थी कई बार। बताइए। मैम जो मेरी आई प्रॉब्लम है ना, वो बहुत, मैं मतलब 5-6 साल से सफर कर रही हूँ। क्या और मैंने प्रॉब्लम है? ऑलमोस्ट सभी डॉक्टर्स को दिखाया है, यहाँ पे भी, बनारस भी। नहीं, प्रॉब्लम क्या है? मतलब इधर वाला जो एरिया है इसमें पेन होता है बहुत ज्यादा, और आईज में स्वेलिंग रहती है, और सिर्फ लेफ्ट आई में प्रॉब्लम है। और आप उस समय दिखता कैसा है जब पेन होता है, या हर समय पेन होता है? जैसे मैं भी आपसे बात कर रही हूँ हाँ। ना, तो मुझे हैवी फील हो रहा है। और कभी चश्मा चेक कराया है? नंबर है? मैम मतलब इस आई से थोड़ा सा ब्लर दिखता है इसके कंपैरिजन में, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि मतलब मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, आईज की नहीं है। लेकिन साइनस के तो बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, खांसी आना, छींकाना, ये सब कोई सिम्टम्स नहीं है ये मुझे। जो बस साइनोसाइटिस जो डायग्नोस हुई है उसके लिए सीटीटी स्कैन हुआ था, हाँ। एक्सरे हुआ था, ये सब हुआ है? नंबर वो है आप इस आंख उन में? डॉक्टर को जानती होंगी जो एनसीएल में बैठती है, ईएनटी की। प्रतिमा मैडम? हाँ, उन्हीं से जानती हूँ। चेकअप करवाया था, शी इज गुड। लेकिन मुझे कुछ असर नहीं हुई उनकी दवाई। साइनस, देखो साइनोसाइटिस की अगर तुम्हें प्रॉब्लम है वाकई, इधर तुम्हें अगर एक ही आंख की तरफ दर्द हो रहा है ना, पहले तो ये उसमें ये चेक कराओ नंबर है कि नहीं। अगर तुम्हारा 0.25 भी नंबर है तो उसे लगाना शुरू कर दो कंटिन्यूस। मैम बट मतलब ये चश्मे के लिए भी दिखाया, अभी बनारस में भी आप जानती होंगी एक आई डॉक्टर है, डॉक्टर मीनाक्षी, बहुत सारे हैं यार। तो वहां पे भी दिखाया था मैम। तो वो क्या कहती हैं? चश्मा का तो कुछ भी नहीं नहीं निकला, है नंबर। बट यही सब की। हाँ, हाँ तो फिर अगर अगर आई रिलेटेड इशू नहीं है तो साइनोसाइटिस भी हो सकती है, और एक और चीज हो सकती है, ऑक्यूलर माइग्रेन कहते हैं उसे। तो वो आंख से शुरू होके पूरे आधे सर को इन्वॉल्व करता है। तो साइनोसाइटिस की अगर प्रॉब्लम है तो वो तो ईएनटी सर्जन ट्रीट करेगा। अब उसमें आप स्टीम वगैरह लेती हैं तो टाइम उस लिया समय था। आराम आता है? कुछ नहीं होता मैम, मतलब साइनस में भी छींक वगैरह, इचिंग वगैरह कुछ नहीं होती, बस मेरी इस आई में प्रॉब्लम होती है। अभी आप चेक करेंगी ना तो इसमें हल्की स्वेलिंग है, और वो परमानेंट रहती है। तो ऑक्यूलर माइग्रेन पे कभी उस नहीं, लाइन पे माइग्रेन ट्रीटमेंट हुआ वगैरह है? का भी कोई इशू नहीं है, सर वगैरह कुछ भी नहीं, पेन नहीं। ऑक्यूलर माइग्रेन इट अच्छा। इज डिफरेंट, उसमें एक आंख दर्द करती है। कभी किसी ने ऑक्यूलर माइग्रेन का ट्रीटमेंट दिया है? कभी वो लेके देखो, ठीक है ना, आना मेरे पास, देखते हैं। और कभी होम्योपैथी ट्राई किया है? हाँ मैम, सब ट्राई कर चुकी हूँ। अभी तो कंडीशन पहले से बेटर है, बेटर है? कैसे हुई बेटर? अपने आप हो गई टाइम के साथ। अच्छा। एक पॉइंट ऐसा था जब मुझे एलर्जी की दवा डेली ही लेनी पड़ती थी, मतलब उसको मैं ना लूं ना तो पूरा ये जो यहाँ यहाँ पूरा पेन होता था, वो मैंने 3 मंथ्स 4 मंथ्स ऐसे कंटिन्यू किया, फिर छोड़ दिया। कब तक मेडिसिन लेते रहेंगे। नहीं तो वो होम्योपैथी थी? नहीं, वो एलोपैथी? एलोपैथी। नहीं, वो एलर्जी की दवा तो लोग सालों खाते हैं। बट मैम मैंने छोड़ दिया। मैं आपके सामने बैठी हूँ, 4 साल से खा रही हूँ एलर्जी की दवा। फर्क ये है कि धीरे धीरे जैसे आपका हुआ, मेरा धीरे धीरे मैंने होम्योपैथी पे स्विच किया था, तो अब मुझे रोज नहीं खानी पड़ती बिकॉज ऑफ होम्योपैथी। अब मैं उसे खाती हूँ 2-3 दिन में एक बार, 4 दिन में एक बार, ऐसे रहता है। कभी कभी तो इतनी इचिंग होती है, भैया से पूछिए, पूरी आईज रेड हो जाती हैं। नहीं तो आपको तो क्लियर कट एलर्जी है, क्लियर कट, और उसी की वजह से साइनोसाइटिस हो गई है। आप मेरी मानिए, एक बार प्रॉपर होम्योपैथी लंबा लीजिए, इसका होम्योपैथी 2-3 साल चलेगा, फिर धीरे, होम्योपैथी तो मतलब सालों चलता है, लेकिन वो ठीक हो जाएंगी। आपने होम्योपैथी में या उनको दिखाया है, क्या नाम है उसका, सुमीत? नहीं वो अच्छा लड़का है, ये सुमीत नवजीवन विहार में स्वास्थ्य क्लिनिक है, ही इज वेरी गुड। एक ओपी राय है, वो भी ठीक है। आप देखो, यहाँ तो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, एक डॉक्टर चंदेल भी है, वो भी तो अच्छे हैं। आप होम्योपैथी, लेकिन फिर आपको लग के करना पड़ेगा। होम्योपैथी आप 3-4 महीने में छोड़ नहीं सकते। मैं तो 2.5 साल से खा रही हूँ होम्योपैथी, मुझे तो काफी फर्क है, पर फर्क आना शुरू होता है 1 साल 10 महीने ऐसे। तो मेरी आईज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं वो है। आप आ जाओ, इतनी दूर से तो मैं क्या ही देखूंगी। हाँ मैं आऊंगी। मेरे पास कुछ मशीन्स हैं, उससे हम चेक कर लेंगे आपको। तो आपका टाइमिंग क्या है? मेरा टाइमिंग है सुबह 8:30 में आ जाती हूँ, फिर 12:30-1 तक रहती हूँ, और नॉन एम्प्लॉयज़ के लिए हम लोग मॉर्निंग में ही ओपन रहते हैं, एम्प्लॉयज़ के लिए शाम भी। लेकिन अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी, आप शाम में भी आएंगी, तो आप मेरे पास आ जाना, रूम नंबर 24, मैं आपका पर्चा बनवा दूंगी। मैम शाम को पूरे 5 वीक बजे। मिलेंगी आप? अभी तो मैं आई कैंप शुरू हो रहा है, अब मैं आपको मिलूंगी 10 तारीख के बाद, ठीक है, 10th के बाद। ओके। और बताइए। मैम मुझे ना हर 2-3 दिन में सर में दर्द होता रहता है। आई चेकअप कब हुआ था? 1 साल पहले लगभग। तो नॉर्मल था?
हाँ, कुछ दिन तक नॉर्मल था, फिर उसके बाद फिर नहीं, ये- आई चेकअप में कोई चश्मा दिया हाँ, गया था? चश्मा लगता है, तो वो कहाँ है? अभी अंदर है। हाँ देखो, तुम आई स्पेशलिस्ट के सामने बिना चश्मे के बैठे हो हैं। तुम्हारी एज में कांस्टेंट वेयर होता है चश्मा, जैसे मैं पहन के बैठी हूँ। रात को सोने से उतारना है और नहाने से उतारना है। वो एक सबसे बड़ा। और दूसरा, अगर चश्मे को 1 साल हो गया है और आपकी एज क्या है, 19-20 के ऊपर, हाँ, तो फिर आप उसको दोबारा चेक कराइए। आप बहुत पढ़ते होंगे ना आवर्स टुगेदर, इट इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका नंबर बदल गया हो, और उसे पूरे टाइम पहनना है, नहीं तो नहीं ठीक हो सकते। यहाँ वो ही पहनिए बस चश्मा, ये पहनिए, ठीक है? मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना हाँ। है कि आई सर्जरी वगैरह भी तो होते हैं, होते हैं। बट मैंने जनरली जो आई स्पेशलिस्ट वगैरह होते हैं उनको चश्मा पहनते ही हमेशा देखा है। तो वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन इंडीड। आप ये बताइए, आप जो आई स्पेशलिस्ट को मिले हो यूजुअली किस एज ग्रुप में रहे हैं? सीनियर्स रहे हैं? यस। हाँ, तो हम जो चश्मा उतारने की सर्जरी करते हैं, इट इज फ्रूटफुल अगर किसी पेशेंट की एज स्पेशली लड़कियों में 20 के अराउंड हो, एंड वो उसका इफेक्ट 40 तक रहता है। 40 के बाद क्या होता है, पास का नंबर तो आएगा ही, बिकॉज वो नंबर गवर्न जो होता है ना, आप जो नंबर 0 करोगे वो दूर का 0 करोगे ना, माइनस या +4, -3, सिलेंडर, स्फेरिकल। फिर ये नंबर आपका कॉर्निया, जो ये सामने की काली पुतली है ना, इससे गवर्न है। इसका जो कर्वेचर है उसको हम चेंज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ लेजर, और वो चश्मा हट जाता है। जैसे ही आप 40 के अराउंड आते हो, 35 से 45 के बीच में कभी भी हो सकता है, तो आपका जो लेंस है ना, अंदर जो लेंस है, दैट बिकम्स बिट हार्ड। उसकी जो इलास्टिसिटी है, वो जो अपनी शेप यूं यूं बदलता है फोकल पॉइंट चेंज करने के लिए, वो कम हो जाती है, तो पास का नंबर आ जाता है। और वो लेजर तो आपने दूर का कराया है, यस मैम। तो या तो फिर आप उस समय नहीं करा के सीधे पास का कराओ। उस समय आपको पास का नंबर तो लगाना ही पड़ता है। आप पास का नंबर लगाओगे, आजकल क्या होता है कि कंप्यूटर पे बहुत काम होते हैं, तो कंप्यूटर पास की चीज 1 फीट का नंबर मिलता है आपको, और वो होता है 1.5 फीट। डेस्कटॉप यूजुअली 1.5 फीट होता है, तो एक नंबर उसका भी होता है। और दूर का अगर 0 भी है तो आपको प्रोग्रेसिव चश्मा बनाना पड़ता है, जैसे मैंने बनाया हुआ है। पुराने जमाने में वो बाईफोकल बनाते थे, एक लकीर होती, अभी प्रोग्रेसिव इसीलिए बनाया जाता है, एक तो लकीर नहीं होती तो आपकी उम्र का पता नहीं चलता कि ये अगर लकीर है तो मतलब 40+ है ना। दूसरा ये होता है कि आप उससे कोई भी डिस्टेंस पे देख सकते हो, तो आप ज्यादातर आई स्पेशलिस्ट से मिले होंगे, थोड़े सीनियर रहे होंगे। यस। एक तो ये रीजन है। दूसरी चीज कि आई स्पेशलिस्ट खुद लेजर नहीं करवाते यूजुअली क्योंकि लेजर यूजुअली हम रिकमेंड जो करते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, या तो कॉस्मेटिक रीजंस के लिए, किसी को जैसे मीडिया पर्सनालिटीज होते हैं, या फिर स्पोर्ट्स में कितना प्रॉब्लम है चश्मे से, या फिर आर्मी जो एनडीए का एग्जाम देते हैं, एयरफोर्स का एग्जाम देते हैं, उसमें भी। अदरवाइज मैं बहुत ज़्यादा एडवाइस करती नहीं हूँ लेज़र, क्योंकि लेज़र के अपने प्रॉब्लम्स हैं। पुराने ज़माने में लेज़र से ड्राई आई हो जाती थी, वो अलग बात है कि अब तो हर एक को ड्राई आई होती है। पहले ज़माने में ना लेज़र से होती थी ड्राई आई, बड़ा, हम लोग के जब मोबाइल नहीं थे, आप तो सोच भी नहीं सकते कैसा जीवन था बिना मोबाइल के, तो तब एक हॉरिफाइंग फैक्ट था, लेजर से ड्राई आई हो जाती। अब कुछ नहीं, अब तो सबको ड्राई आई होती। दूसरा है कि अगर आपका बहुत हाई पावर है ना, -10, -8, तो कभी कभी ना 2-3 साल 4 साल में हल्का सा रिग्रेशन होता है, मतलब वो 0.51 वापस आ जाता है। तो प्लस इट इज आफ्टर ऑल है तो एक प्रोसीजर ना, तो बस वही वाली बात है। जैसे अब वो पिक्चर देखिए अमिताभ बच्चन की, चीनी कम, कभी देखना, वो बहुत 5 स्टार होटल में खाना बनाता था, और वो घर आके अपनी माँ के हाथ के मूंग की दाल और रोटी खाता था। तो जो हम खुद करते हैं यूजुअली अपने ऊपर नहीं करते, क्योंकि हमें उसके साइड इफेक्ट्स भी पता होते हैं, चाहे वो 1 लाख में 1 ही को हो, वही बात है। बट मेन रीजन इज व्हाट आई टोल्ड यू, कि आप ज्यादातर 40+ वालों से मिली होंगी, तो उनका पास का नंबर आ ही गया होता है, तो वो मजबूर लोग होते हैं हमारी तरह, कोई चॉइस ही नहीं होती उनके पास, लगाना ही होता है। एंड मैम वो एक ब्लू लाइट लेंस होते हैं, मेरे वही है, ब्लू लाइट नहीं, ब्लू वो कट, हाँ वेरी इफेक्टिव। आई एम टेलिंग यू, क्या हुआ कि कोविड आया तो ये सारे बच्चों का स्कूल ऑनलाइन चला गया, आपका भी गया होगा। उस समय ना मेरे बच्चों को, मतलब नित्या की आंखें, ये मेरी डॉटर है नित्या, शी इज इन 10th, इसको वाटरिंग, लिटरली वाटरिंग हुआ करती थी, आंखें लाल। तो मेरे ब्लू कट थे, तो मैंने कहा चलो इसके ही बनाए। 70% इफेक्ट जो ब्लू रेस आती है ना, मेरा भी वही। हाँ, तो आपका भी वही होगा, ब्लू रेस को कट कर देता है वो। और आपका जो मोबाइल, टैबलेट, सब में वो ब्लू फिल्टर भी होता है, वो भी ऑन कर लिया करिए, इट इज वेरी इफेक्टिव।
आपका आई स्ट्रेन उससे मतलब 70% कट डाउन होता है, प्रोवाइडेड वो जेन्युइनली अच्छी कंपनी का हो। देखो ये लड़की ये प्रूव कर दी है कि जो पीसीएम के बच्चे होते हैं ना वो ज्यादा वाइब्रेंट होते हैं ज्यादा, और ये जो मेडिकल वाले होते हैं ये बेचारे बोझा थले। हाँ, बट देन इट्स ओके, अगर क्योंकि इनकी शक्लें बता रही हैं जेन्युइनली बनना चाहते हैं। वो जब मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं ना, फर्स्ट ईयर में जब जाते हैं तभी बिल्कुल बिल्कुल इंजीनियर को सब चीजें मैनेज करने की आदत है। बिल्कुल। हाँ Ma'am, I have a question. प्लीज। How to manage your school studies with your NEET preparation? It's very difficult question. मतलब it's actually difficult to manage. You are in a mock school or a regular school? Regular school. Then it is actually very difficult. And how, like which coaching you are doing? I'm doing from PW. PW, no? Online. So you are attending live classes or you are attending recorded? Live classes usually, but sometimes. What are the timings? Around 4 to 9. Daily. Yeah. My God. And what are your school timings? School hours, as the school starts from 8 to till 2. Winter timings must be different, no? Yeah. See, it is actually very difficult to manage both the things together. It is practically impossible. Now, what you can do, you can prioritize. है ना? So you can prioritize because you also know that ultimately NEET will matter more. In 12th class, if you get 95% marks and you don't qualify NEET, then you will be nowhere. But if you get around 85, 88% marks with good rank in NEET, so that will be better. So you have to prioritize. I will not even speak on time management because you are actually not having any time. And you, if you don't, balance things, then you can actually become insane because going to school and then doing this. So what you can do, 75% attendance is required if I'm not mistaken. Na? So you take leave, calculated leaves, like you take leave on Saturday. So what will happen? You will get Saturday and Sunday, right? Or else you can take 2 leaves, Saturday and Monday. So Saturday, Sunday, Monday. Or if you are having school holidays in between, you start taking leave, and when you are going to school and after you come back and you sit for PW, you must be having some time, 1 hour or 1.5 hour in between. No, just 15 minutes after that lecture. The second. And you are in 11th. Yes. Then I'm afraid you really have to, think about it, because otherwise you can have mental breakdown. Because you're in 11th, na? You have 2 years to go. So you start taking leave or else opt for dummy school, or else what you can do, skip some live classes and do their recording when you are free. Yeah. That is one option, because doing that means you're practically studying 10 to 12 hours in a day. Na? Then there's hardly any time for self-study. You need time to self-study also. Na? How will you revise? Just attending classes will not help. Whatever you are fetching from there, you have to learn it and revise it. Then only you can do mock test and all. Na? Yes. So either you switch to mock school or start taking off and on leaves, or switch to recorded versions at times when you cannot manage. Your mind will tell you whether you are actually, you are able to understand what they are saying. Because if your mind is fatigued, then you won't be able to grab what they are saying. So do it accordingly. That is the reason nowadays, mock schools or dummy schools, they are very common. Because doing both the things, it becomes very tough. You scored quite well in 10th, na? 78%. 78 is pretty decent marks. So if you want to do both, then better you start taking leave off and on. And when you are having summer break, na, and this winter breaks, then you can do all the backlog and recorded things. But always keep time for self-study. That is very important. Otherwise, whatever you will learn, na, it will go to waste. You have to revise one topic multiple times from the same place. And one piece of advice for all NEET aspirants, that stick to NCERT. Read in between the lines, especially biology, even physics, chemistry. And don't, refer to extra books only when you have properly internalized your NCERT. NCERT pura अच्छे से, you should be knowing. And then only you take help, go through extra books. Your NCERT is your Bible.
एंड लास्ट मोमेंट पे वॉट एवर रिविजन यू आर डूइंग यू डू फ्रॉम एनसीईआरटी. Yes. ओके. और सर हाँ ये बोलेगा last. मैम हमें मतलब how many hours work on our progress so that progress and our good health can be balanced. Very nice question. देखो Swayam, it's not about hours. It is about quality hours. If you are sitting for 10 hours and ultimately what you are grabbing is not 100%, then those 10 hours are waste. So if you want to balance your mental, physical health with number of hours, it's better that, you know, ये medically proved है कि after 45 minutes, your mind on that particular topic, इसीलिए स्कूल में देखो पीरियड कितना बड़ा होता है 45-40 मिनट्स का, क्योंकि आपका माइंड फिटिक हो जाता है. तो इट इज ओके टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स, बट आफ्टर 45 मिनट्स और 1 hour टेक अ ब्रेक ऑफ 10 to 15 मिनट्स, वॉक अराउंड, क्योंकि अदरवाइज फिजिकल इनएक्टिविटी हो जाती है टोटल. और नंबर ऑफ आवर्स का तो ये है कि इफ यू आर गोइंग टू स्कूल, है ना, यू आर गोइंग टू स्कूल और यू आर हैविंग डमी स्कूल. Not doing but not regular going to हाँ, school. good. So what you can do, you can study in the morning hours, 3-4 hours enough. Then take a break, proper lunch break. Then after lunch break, if you want to take a power nap is 15 minutes nap. It will make your brain fresh. Then again study for 2 hours in afternoon. Then go for cycling. Physical exercise will release, you know, endorphins and other hormones in your body, which will activate your brain. Fine. Then come back. उसके बाद again you can study for 1 to 2 hours. Again you take the dinner, early dinner preferably, right? And you are a morning person or you are a night person. There are two type of people. वो कुछ लोग 6 बजे 5 बजे उठ के कंसंट्रेट करते हैं एंड कुछ लोग रात को लंबा पढ़ते हैं. व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर? सुबह ही उठ के. हाँ, गुड. दैट इज बेटर फॉर हेल्थ. तो यू कैन राइज अर्ली इन द मॉर्निंग 5 o'clock, study for 2 hours, then take a breakfast, then again half an hour break, then and जब भी ब्रेक लोगे ना, वॉक अराउंड, बिकॉज व्हेन यू आर स्टडिंग यू आर कंटिन्यूसली सिटिंग ना, तो इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. एंड प्रेफरेबली इफ यू हैव वेयर अ स्मार्ट वॉच पहन के वॉक अराउंड एंड सी दैट योर पल्स रेट इंक्रीजेस. Like supposedly if your resting pulse rate is 70 or 75, it should go up to 120. Then only that walk is effective. Okay, then come back again, study for 3 hours, take a lunch break. After that take a power nap, right? And don't use mobile, क्योंकि वैसे भी while you are studying you are using gadgets. Again study for 2-3 hours. Again go for cycling in the evening, 1 hour cycling, playing football, not just before the exam but regular basis. Then again in the evening sit down. If you are taking 5 to 6 p.m. break, 6 p.m. to 8 p.m. 8 p.m. take your breakfast, dinner. After that again walk, light walk. Never do brisk walking after meals, light walk. Again at night before sleeping, if you want to revise something, because by that time your brain will be dead tired. So 5-6 hours are enough. हेल्थ से रिलेटेड भी इसका एक क्वेश्चन है. हाँ, ये इसका फिजिक देख रही हूँ मैं. तो तुम फिजिकल एक्सरसाइज कितना करते हो स्वयं? सच बताना मुझे. मैम नाउ नथिंग. हाँ, कोई बात नहीं, बच्चों को नहीं टाइम मिलता. कब है एग्जाम? मैम दिसंबर 2026. दिसंबर में. एक साल है. You start doing physical exercise. That will build your muscles, है ना, वो बहुत ज़रूरी है. फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करोगे ना, एक तो फिजिकल एक्सरसाइज करने से हाइट भी बढ़ेगी, मसल बिल्ड होंगी. साइकिलिंग करने से हाइट बढ़ती है, प्रूव्ड है ये मेडिकली. ठीक है. और आप 2-3 तरह की एक्सरसाइज होती है. कार्डियक एक्सरसाइज होती है, ये सबके लिए है. कार्डियक एक्सरसाइज जो मैंने बताया ना, उसमें वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, तो उसमें आपका हार्ट पंप करता है, हार्ट बिकम्स स्ट्रॉन्ग, राइट. फिर एक एक्सरसाइज होती है जिसे हम मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं, वो आप जरूर करिए. हफ्ते में 3 दिन सिर्फ करनी है आपको. एक में अपर बॉडी, एक में लोअर बॉडी, एक में कोर मतलब ये जो आपका धड़ है, राइट. और इसको यूट्यूब में डालिए, फ्री से सेशंस आते हैं. अपर बॉडी वर्कअप, 1 kg 2 kg के वेट खरीद लीजिए. लोअर बॉडी वर्कअप, उसमें एंकल वेट्स यहीं वैडन में मिल जाते हैं, स्पोर्ट्स की दुकानें, वो आप एंकल में बांध के वो दिखाएगी आपको. डिफरेंट एक्सरसाइज होती है. ये मसल्स हैं, ये बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, हर एक की एक्सरसाइज मैं करती हूँ. हफ्ते में 3 दिन करिए, आधा घंटा. इतना टाइम अपने लिए यू हैव टू. देयर शुड बी मी टाइम. पढ़ाई में इतना मत खो जाओ कि देयर इज नो मी टाइम, है ना. तो ऑलवेज डू कार्डियक एक्सरसाइजेस लाइक वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग डेली.
एंड हफ्ते में 3 दिन मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, दैट विल मेक यू टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। बहुत फर्क आएगा। आमिर खान को देखा था पहले कैसा था फर्स्ट मूवी में, अब देखो उसकी बॉडी कितनी वेल बिल्ट है। एंड एनीथिंग, बी इट योर पढ़ाई, बी इट योर एक्सरसाइज, बी इट योर मेडिटेशन। मुझे नहीं लगता कि एनी वन ऑफ यू इज मेडिटेटिंग। कोई नहीं करता होगा। हाँ, मेडिटेट कोई नहीं करता है यूजुअली, बाद में जब रियलाइज होता है 40-50 पे, तब लोग मेडिटेट करते हैं। वॉट एवर यू आर डूइंग, पढ़ाई भी अगर कर रहे हो, कंसिस्टेंसी इज द सक्सेस मंत्र। उसको रोज करिए, वही चीज रोज करिए, रोज करिए। 21 डे रूल है, आप रोज अगर एक्सरसाइज करेंगे ना 21 डे में वो आपकी हैबिट बन जाएगी, है ना। Ma'am, what would be in diet? Diet. So diet, if you are doing exercise, then you should take protein rich diet. As such, you should take protein rich diet, less of fat. जो आपकी plate है ना, that should have 50% of vegetables, चाहे salad, boiled, cooked vegetables. 50% में major portion protein. You are non-vegetarian or vegetarian? Vegetarian. Vegetarian. You can take soya chunks. You can take paneer. You can take pulses. You can take ये lentils like rajma, chola, sprouts, and थोड़ा सा portion of carbohydrate. But in your case, carbohydrate is more than what I need, because आप लोग जो हो, आपको energy चाहिए। सबसे ज़्यादा ग्लूकोज किस में खर्च होता है बताओ? आप नहीं बताओगे। थिंकिंग में, ठीक है, पढ़ने में, सोचने में। तो आपको तो कार्बोहाइड्रेट लेने पड़ेंगे, लेकिन देन हैव हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो पूड़ी और पराठे और कचौड़ी वाले नहीं, ठीक है। हेल्दी कार्बोहाइड्रेट, बैलेंस डाइट यू हैव टू टेक। आप सबको थोड़ा सा फैट भी लेना है, ऑयल नहीं छोड़ना है। आपके जो बॉडी में सेल वॉल, सेल में मेम्ब्रेन होता है ना, हर सेल में जो सबसे छोटी बॉडी की यूनिट है वो तो सेल है। सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स का ही बना होता है। अगर आप बिल्कुल लिपिड्स ही नहीं लेंगे, मतलब फैट नहीं लेंगे, तो बॉडी ब्रेक डाउन करने लगती है। और ब्रेन में मेजर पोर्शन फैट का। ये हमने नित्या साइंस म्यूजियम में देखा था ना, ब्रेन का एक डायग्राम, वो साइंस म्यूजियम दिल्ली। साइंस म्यूजियम तुम नहीं गई थी मेरे साथ? अच्छा, कोई गया था। उसमें ना एक ब्रेन का डायग्राम बना हुआ है और उसमें लिखा है 50% ऑफ योर ब्रेन इज फैट। वो डायग्राम देख के मैं काफी शॉक में थी। तो इसीलिए बैलेंस डाइट खाइए, आउटपुट और इनपुट को बैलेंस करिए। खा ज्यादा रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, इट इज डेट्रीमेंटल फॉर हेल्थ। एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन खा कम रहे हैं, तो योर बॉडी विल बिकम वेस्टेड, क्योंकि जो स्टोर्ड फैट सब निकल जाएगा। Thank you. और किसी का? अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत स्ट्रेस होता है। हमारे ज़माने में पेरेंट्स को स्ट्रेस होता था। मैं तो एग्ज़ाम रिजल्ट अखबार में निकलते थे पहले, मैं सोती थी, मेरे पापा को लूज मोशन हो रहे होते थे। फिर पापा, तेरा सिलेक्शन हो गया। पापा सोने दो, 1 घंटे बाद बताना। तो अभी नहीं होता, अभी स्टूडेंट्स को बहुत स्ट्रेस होता है। वो एक तो इसमें रिजल्ट आ जाता है ऑनलाइन। तो प्लीज़ अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, बॉक्स ब्रीदिंग करिए, हो सके तो मेडिटेट करिए 15 मिनट डेली। इट विल रियली मेक यू स्टेबल। यू कैन, इसमें मेडिटेशन फॉर स्टार्ट बिगिनर्स यूट्यूब में डालिए, ढेरों खुल जाएंगे। जो आपको सूट करे वो करिए, कंसिस्टेंटली करिए, डेली करिए, मॉर्निंग आवर्स में करिए। इट विल हेल्प यू, इट विल हेल्प योर आईज ऑल्सो। आईज बंद करके आप करेंगे ना, इट्स वेरी फ्रेशनिंग। Drink lots of water, keep yourself hydrated. Winters में we tend to drink less water. Consciously ऐसे मेरे तरह बॉटल रख के बैठिए और इसको पीते जाइए। ल्यूक, जाड़े हैं तो ल्यूक वार्म थर्मस में ला सकते हैं। Take lots of vegetables and fruits, क्योंकि वेजिटेबल फ्रूट्स में विटामिन सी होता है, जो आपको बॉडी को प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट डिजीजेस, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। और खुश रहिए, क्योंकि दुखी मन को वैसे भी कुछ याद नहीं रहता। लर्न टू बी हैप्पी। आजकल के जमाने में हैप्पीनेस भी सीखनी पड़ती है। छोटे छोटे, हम जब छोटे थे ना, तो हमारे पापा को जिस दिन तनख्वाह मिलती थी, मेरे पापा BHEL में थे, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, तो वो हमारे लिए फ्रूट एंड नट की चॉकलेट लाते थे। महीने में 1 बार मिलती थी मुझे फ्रूट एंड नट की चॉकलेट, और मैं इतनी खुश होती थी। आज मैं नई गाड़ी खरीद के उतनी खुश नहीं होती। तो आजकल खुशी बड़ी मुश्किल से मिलती है। और कभी भी किसी को प्रॉब्लम हो तो आप मेरे पास हॉस्पिटल आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम।
मेरे आप में भी ड्राइनेस और दर्द रहता है। आप कभी एक बार आके तो चेकअप करा लो। बाकी ड्राइनेस के लिए ना, अच्छा जिनको भी ड्राई आई है ना, हाँ हाँ वो सब ड्राइनेस के सिम्टम्स है। ड्राई आई की दवा आप नियमित रूप से, यू कैन यूज इट रेगुलरली। हाँ हाँ तो उसके आग से भी जाओ बहुत ज्यादा मतलब। हाँ, तो आप दोनों आ जाइए, मैं चेकअप करके मैं मेडिसिन दे दूंगी। ड्राइनेस की मेडिसिन लोग रेगुलरली डालते हैं, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। जो लोग गैजेट्स पे काम करते हैं दे कैन पुट इट रेगुलरली। प्लस ओमेगा 3 फैटी एसिड्स खाइए, चाहे नेचुरल चाहे कैप्सूल्स, दे आर वेरी गुड फॉर ड्राई आई। ये अखरोट में होता है, ठीक है, तो ये आप खाइए। ओमेगा 3 फैटी एसिड फिश में भी होता है, ये खाइए, इट्स वेरी गुड। और ये सब करके मैडम जैसे एक्टिव हो सकते हो। मैं तो बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ, मैडम बहुत एक्टिव रहती हैं। ना सिर्फ मेडिकल वाले फील्ड में, जितने भी कल्चरल प्रोग्राम होते हैं एनटीपीसी में, सब में पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करो और खुश रहो, आराम से पढ़ो, ठीक है। और जो लोग बचे हैं उनको एक बार बुला लेते हैं। और ये ध्यान रखो कि जो होगा अच्छा होगा, और अगर अच्छा नहीं हुआ तो आप 20 साल बाद रियलाइज करोगे कि जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। ये तो है, ये पक्का है, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बाद बता सकती हूँ। I'm telling you, I never wanted to be a doctor, but then I became a doctor, and now after so many years I can say कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता था मेरी लाइफ में। तो दैट इज फॉर श्योर। पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है मैडम, एक्चुअली ये ना, आपकी एज क्या है, सॉरी टू आस्क, बट 30 के अराउंड, 20 30 ऐसे ही होगी ना? हाँ, मतलब बिलो 30 हो ना। व्हेन यू विल क्रॉस 50 ना, यू विल रियलाइज वन थिंग, कि हम बड़े एफर्ट्स करते हैं। बहुत अच्छी बात है, एफर्ट्स करने चाहिए, बिना मेहनत के कोई फल नहीं मिलता। बट एफर्ट्स ये सोच के करिए कि आप बेसिकली, आपकी जो बागडोर है ना, वो ऊपर वाले के हाथ में, उसने आपके लिए एक रास्ता लिखा है। आपकी बुद्धि वैसी ही हो जाएगी और आप उसी रास्ते पे जाओगे। आई यूज्ड टू गेट 99% इन मैथ्स टिल माई प्री बोर्ड, और हमारे ज़माने में पीसीएम के नंबरों से इंजीनियरिंग मिल जाती थी, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, जो अभी नेताजी सुभाष चंद्र। तो मेरे फादर को श्योर था परसेंटेज पे मिल जाएगी। आप यकीन मानोगे, मेरा बोर्ड में 12th में नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, मुझसे एक क्वेश्चन नहीं बना, उसके डर के मारे मैंने 2 और बिगाड़े। आई स्कोर्ड 86% मार्क्स इन मैथ्स एंड 88% इन बायो। उल्टा हो गया, कुछ नहीं, वो वाला तो मिला नहीं मुझे दिल्ली कॉलेज, क्योंकि उसकी कट ऑफ 92 थी। मेरा एग्रीगेट ऐसे ही आया था 87 करीब, नहीं मिला मुझे, बिकॉज आई वॉज डिस्टाइंड टू बी अ डॉक्टर। दिस इज हाउ इट इज। इसीलिए बता रही हूँ कि मेहनत बहुत करना, बिना मेहनत के, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, राइट। लेकिन देन डोंट बिकम, मतलब बिल्कुल क्रेजी नहीं हो जाना, डोंट बिकम मेनियक कि यही करना है यही करना है, क्योंकि लाइफ निकल जाती है हाथ से। तो ठीक है, नीट दीजिए आप 1 बार 2 बार 3 बार, नहीं होता तो बायोलॉजी में और भी ऑप्शंस हैं, बायोटेक्नोलॉजी है ना, और माइक्रोबायोलॉजी है, फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, फार्मेसी है, नर्सिंग है, बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैम जैसे कि मुझे एमबीबीएस ही करना है, तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज बाई चांस नहीं मिला तो प्राइवेट में patient देखो बेटा, प्राइवेट में पेशेंट वाली बात नहीं है, गुड प्राइवेट में तो पेशेंट भी होते हैं। तुम लाइफ में ना ROI देख लेना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सिंपल सा फंडा है मेरा। अब तुम प्राइवेट में 2-3 सूरतों में कर सकती हो। एक तो ये कि तुम्हारे फादर पे इतना पैसा है कि कोई इशू ही नहीं है, बिंदास, यू फॉलो योर ड्रीम एंड यू डू इट। बट देन ये मत भूलना कि पीजी भी करनी है ना, तो 1 करोड़ 1.25 करोड़ एमबीबीएस का, और इधर 1-1.25 करोड़ पीजी का, और पीजी मेहनत से गवर्नमेंट में निकल रही तो अलग बात है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि तुम्हारे फादर का नर्सिंग होम है या चाचा का नर्सिंग होम है, तो तुम्हें आके वही चलाना है, शिवम पांडे एक लंबा वाला, है ना, तो भी बिल्कुल जस्टिफाइड है। तीसरा है कि तुम करी, मतलब वो ऑप्शन नहीं है, तुमने करा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना, क्योंकि एमबीबीएस तुमने कर लिया और फिर तुमने नौकरी करी, तो नौकरी जनरल एमबीबीएस की जो स्टार्टिंग तनख्वाह है एनटीपीसी में तो 1.25 लाख है, लेकिन होती नहीं है इतनी, 80,000 60,000 ऐसे तनख्वाहें होती हैं, यूजुअली इतना ही होता है। तुम्हें कम से कम 18 साल लगेंगे उस पैसे को रिकवर करने में, और तब तक वो पैसा बैंक में कितना हो गया होता। तीसरा ऑप्शन एक है जिसमें तुम प्राइवेट में जाओ, लेकिन यूजुअली प्राइवेट में वो ऐसे सिद्धांत रखने वाले लोग नहीं जाते, वो ये
कि तुम बहुत ज्यादा पैशनेट हो पेशेंट्स को लेके कि नहीं मुझे इनको बहुत हेल्प करना है और मैं बहुत सेवा भाव रखती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा, उस केस में जाओ, लेकिन देन डोंट थिंक अबाउट मनी, वो है प्रॉब्लम, है ना। तो दैट इज देयर, क्योंकि प्राइवेट में बाकी अच्छे प्राइवेट में जाओगी तो टीचर्स बहुत अच्छे हैं। मेरे एक रिश्तेदार हैं, मेरे जेठ समझते हो, ब्रदर इन लॉ, उनकी डॉटर है DY पाटिल, नवी मुंबई, तो वहाँ पे 1.25 करोड़ का उसका MBBS है। मैं DY पाटिल गई हूँ, एक्सेलेंट टीचर्स, सर्जरी सारी हो रही है, सीखने की कोई कमी नहीं है, लेकिन देन मनी, अच्छा खासा पैसा निकल गया उनका। वो आपको वो गुड प्राइवेट में है, जो बड़े वैसे से प्राइवेट नहीं होते एवरेज से, उसमें पता है हॉस्पिटल में पेशेंट भी नहीं होते हैं, तो वो बहुत, फिर आप कुछ सीखते विकते नहीं हो, आप निकल के आ जाते हो और आप आके या तो आप मतलब कोई आपका ऐसे सिंगरौली हॉस्पिटल, मिश्रा पॉलीक्लिनिक टाइप जगह हो जहां आप बस स्किल है, आपने सर्जरी करना सीख लिया, कैटरेक्ट करना सीख लिया, तो आप कैटरेक्ट करते जाइए करते जाइए करते जाइए, पैसे कमाते जाइए, है ना। लेकिन आपका जो नॉलेज है वो आपका बहुत कम होता है, क्योंकि आपने वैरायटी नहीं देखी। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गांधी आई हॉस्पिटल से पास आउट हूँ मैं, 250 पेशेंट की OPD संभालती थी मैं सिंगल हैंडेड, और मैं तुम्हें दावे से कह सकती हूँ कि मतलब अभी भी महीने 2 महीने में एक ऐसा केस आ जाता है जो मैं जिंदगी में पहली बार देख रही होती हूँ। ये समुद्र की तरह है ना। तो सोचो अगर मैंने उतनी OPD नहीं की होती तो मुझे तो समझ ही नहीं आता। आई नो आई विल नॉट टेक नेम्स, बट यहाँ डॉक्टर्स हैं ऐसे जो मतलब सिंपल जो आंखों की बेसिक बेसिक डिजीज डायग्नोस नहीं कर पाते, और फिर वो मैं एकदम फाइन एग्जांपल हूँ। मैंने दिखाया है। देन दे कम टू मी, और वो बड़ी बेसिक सी बात होती है और मैं बड़ा ताज्जुब करती हूँ कि अरे ये नहीं बताया उस डॉक्टर ने आपको, बहुत ही बेसिक सी। तो प्राइवेट में इफ यू आर इन अ गुड प्राइवेट, जैसे DY पाटिल है, चिरायू है, ये सब बड़े अच्छे प्राइवेट है, तो उसका पता करके जाइएगा, है ना। किसी और ड्रॉप लेना, मैं तो तुम्हें एडवाइस नहीं करूंगी, बाकी तुम अपना फाइनेंशियल हेल्थ भी देख लेना। मैं नहीं चाहती कि किसी के फादर के पास फंड में मान लो 70-80 लाख हैं, बिल्कुल जीरो करके बच्चे को डॉक्टर बना दे। मुझे तो नहीं लगता कि ये वर्थ है मेडिकल प्रोफेशन, फ्रैंकली। आजकल बहुत लाइनें हैं, और फिर तुम जब पढ़ते पढ़ते एज भी तो बढ़ रही है, उसके बाद तुम इसके जैसे तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे जो हैथीकॉन करके कमा रहे होंगे 1.5 लाख और डिस्को में जाके नाच रहे होंगे, तुम्हें बड़ी गुस्सा आई उनको देख के। ये हकीकत है। अब हमें NTPC जब मिला आई वाज 30, जबकि मैं गवर्नमेंट में थ्रू एकदम सब फ्रेश में, बस एक बार वो बाबरी मस्जिद कांड की वजह से 1 साल लेट हुआ था मेरा, क्योंकि तब वहाँ कर्फ्यू था, अदरवाइज फर्स्ट टाइमर हूँ मैं। तो भी देखो ना, परमानेंट जॉब मिलते मिलते आई वाज 30, और इंजीनियर्स मेरे फ्रेंड्स 24 से कमाते हैं, 23-24 से। अब क्या पैकेज होते हैं इनके, हैथीकॉन निकालना मतलब 32 लाख का पैकेज सीधे। मेरी फ्रेंड की बेटी है बैंगलोर में, उसने किया था IIIT नया रायपुर, फिर वो हैथीकॉन क्रैक कर ली, उससे उसकी लाइफ चेंज हो। तो इसीलिए जिंदगी बस यूं लाइक अ सैंड इन योर हैंड, फिसल रही है बिल्कुल। तो डोंट बिकम, आई वाज जस्ट टेलिंग ना, डोंट बिकम ओवर दिस थिंग अबाउट अ पर्टिकुलर वो स्ट्रीम। अगर नहीं हो रहा है कोशिश कर लो एक बार और, लेकिन फिर ये सोचो, इसे एक्सेप्ट करो कि गॉड हैज सम बेटर प्लान्स फॉर यू। मैंने कोई और कोर्स भी परस्यू नहीं किया है। तुम्हारे पास PCB है ना? हाँ, तो तुम कब तक, और ड्रॉप हाँ, तुम्हारी रैंक कितनी आई थी लास्ट टाइम? मैम रैंक तो 83% है रैंक। तो देखो मैं तुम्हें एक सिंपल सा फंडा दे देती हूँ। ये मुझे डॉक्टर राजेश सेठ ने फंडा दिया था। उनके बेटे की रैंक आई थी पहली बार में 55,000। उनके बेटे ने जिद करके ड्रॉप लिया, एलन इंदौर ज्वाइन किया, वहीं रहा, उसकी रैंक इम्प्रूव हुई 42,000, मतलब 55 से 42,000, इतना ही इम्प्रूवमेंट होता है। अगर किसी की 2 लाख रैंक आ रही है, रैंक देख लेना अपनी, तो उसकी 1.5 तक आ जाएगी। तुम ये सोचो कि 2 लाख रैंक से तुम 20,000 रैंक पे आओगे, तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है।